तो अब बात करते हैं गवर्नर स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशन से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे यार यूपीएससी प्रीलिम्स में 2011 से लेकर 2022 तक पॉलिटी की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो गवर्नर से अभी तक 5 क्वेश्चन आ चुके हैं एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। हमको क्या समझना है यार, एक याद रखना कि क्वेश्चन को देख के हमको ये समझना है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ कैसे रही है। आपको एक चीज़ समझ आया कि हाँ यार यूपीएससी पर्टिकुलर टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसी प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिस चीज़ से आपको क्या करना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी करना है। टेस्ट सीरीज में बहुत ये फायदे करता है और ये फायदा करेगा ही, उसके साथ आपको उसमें डेप्थ में भी जाना है उस टॉपिक पे, बिकॉज उससे रिलेटेड यूपीएससी आप डेप्थ में क्वेश्चन बना सकती है। सो गवर्नर क्वेश्चन कितने आए हैं फिर? यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए हैं गवर्नर से 133 से लेके 137 तक, ठीक है। तो 33, 34, 35, 36, 37 5 क्वेश्चन आए हैं यार हमारे पास गवर्नर से। 2013 में क्वेश्चन कौन सा आया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हमसे करेक्ट पूछा गया 2013 में। जो क्वेश्चन आया उसके बारे में 2013 में, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। कि इंडिया के अंदर 2 और 2 से मतलब 2 पर्सन को एक टाइम पे, मतलब एक गवर्नर को 2 स्टेट का क्या हमारे पास क्या बना सकते हैं? 2 स्टेट का यहाँ पे हम गवर्नर बना सकते हैं सेम टाइम में। कि ये स्टेटमेंट सही है? नो, नहीं बना सकते भाई, ठीक है। द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है यार? पहला स्टेटमेंट सही है, पहला मतलब गलत है, दूसरा भी गलत है। यहाँ पे जो जज हाई कोर्ट होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है भाई? उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, नॉट बाय द गवर्नर, ठीक है। तो जो हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, फिर जो जज हाई कोर्ट होते हैं उसको गवर्नर अपॉइंट नहीं करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यार। सुप्रीम कोर्ट को तो करता ही करता है, हाई कोर्ट को भी करता है। नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है यार? बिल्कुल सही बात है। उस गवर्नर को रिमूव करने की कोई भी प्रोविज़न हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया है, ठीक है। और गवर्नर के साथ हमारे पास आर्टिकल 153 से लेके 167 तक ये जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नर के साथ रिलेटेड हैं, ये गवर्नर के साथ, ओके। और ये कौन सा पार्ट है भाई? पार्ट 6। In case of the Union Territory having a legislative setup, the Chief Minister is appointed by the Lieutenant Governor on the basis of majority support। ना भाई, जहाँ पे लेजिस्लेचर है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो वोट है उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। एंड ओथ जो है उसको कौन देखेगा? इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थोड़ा टफ है बट हाँ आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से कितने डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 134 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। 2014 में क्वेश्चन आया था, हमसे पूछा गया डिस्क्रिशनरी पावर given to the governor of a state। क्वेश्चन नंबर 134 था कि हमसे पूछा गया डिस्क्रिशनरी पावर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। तो क्या उसका डिस्क्रिशनरी पावर है यार? बिल्कुल सही बात है। गवर्नर चाहे तो भेजे चाहे तो ना भेजे, ये डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर आता है अंडर आर्टिकल 356। बिकॉज प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो 356 के अंदर यहाँ पे इम्पोज होता है। तो ये गवर्नर का पावर है कि वो जाके उसको भेजे या ना भेजे। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, नो भाई, है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन में करना पड़ेगा और इसमें ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर बोलेगा उसको मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। ये आर्टिकल हमारे पास 164 में बताया गया है, 164 क्लॉज 1 में। रिजर्विंग सर्टेन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। एज पर आर्टिकल 200 जो पावर है उसको दिया गया है गवर्नर को, जिससे वो रिजर्व कर सकता है कोई भी बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्या ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर है? ना भाई, ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, है ना। बिकॉज
जो नंबम रबिया जजमेंट था, नंबम रबिया जजमेंट ऑफ 2016, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो भाई, जो गवर्नर का जो पावर है ना, वो आर्बिट्री पावर नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी डिसीजन लेने के लिए नहीं होना चाहिए, जैसे कि मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये इसका आर्बिट्रीनेस है यार, कैसे किसी और के दायरे में घुस सकता है। एंड ये सही है भाई, सेकंड थर्ड वाला सही है। रिजर्विंग सर्टेन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 135 है, 2016 में ये क्वेश्चन आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। चीफ सेक्रेटरी है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है क्या ना, जो चीफ सेक्रेटरी है इज इट अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, इट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स टेन्योर ना, ऐसा कोई फिक्स टेन्योर है भाई चीफ सेक्रेटरी का ना, करेक्ट हमसे पूछा गया है ना। मिनिमम 3 to 4 ईयर बोला गया है कि जो हमारे पास स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था, उसने बोला एआरसी ने कि देखो यार कम से कम 3 से 4 साल तो होने चाहिए, बट मिनिमम लिमिट बताया गया है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं बताया गया। तो करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 nor 2। क्वेश्चन नंबर 136 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन 2018 के अंदर आया था। No criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his or her term of office. Okay, no criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his or her term in the office. बिल्कुल सही बात है यार, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ओके, जो कि आर्टिकल 361 में दिया गया है। Article 361 deal with what? It deal with the protection of governor and president. The emolument and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. बिल्कुल सही बात है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। ये आर्टिकल 158 में बताया गया है, इसके बारे में आर्टिकल 158 में बताया गया है, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। ठीक है, तो उनके एमोल्यूमेंट को उसके ऑफिस में रहते कोई चेंज नहीं कर सकता, जिनको सैलरी मिलती है उसको चेंज नहीं कर सकता कोई। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 137 क्या है, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसी करनी है, 2019 में क्वेश्चन आया था, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की बात करनी है। द गवर्नर मेक अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही है, बिकॉज आर्टिकल 176 क्लॉज 1 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 176 क्लॉज 1 में बताया गया है कि ये गवर्नर की ड्यूटी बनती है ना, ये गवर्नर की ड्यूटी बनती है कि जब नया लेजिस्लेटिव असेंबली बन रहा है, मतलब समझ लो जब नया सेशन हुआ, सपोज कोई चुनाव में कोई नया आदमी बना, नया पार्टी बना, तो जो फर्स्ट सेशन है ना उसको वो एड्रेस करेगा, मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ द सेशन आर ऑल्सो एंड फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर ऑल्सो, जो फर्स्ट चुनाव के बाद जो पहला सेशन हो रहा है उसको भी ये एड्रेस करेगा। ये गवर्नर की ये जिम्मेदारी बनती है, एड्रेस दी okay when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follow the Lok Sabha rule on that matter। क्या ये सही है भाई? है ना, ये गलत है, बिकॉज अगर किसी मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर का रूल नहीं होता तो लोकसभा रूल का फॉलो नहीं करता, वो खुद का ओन रूल बनाता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ओनली 1। तो अब बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। गवर्नर क्वेश्चन देख लिए भाई, 2 क्वेश्चन सेंट्रल स्टेट रिलेशन से आए थे, उसको देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द गवर्नर शुड बी एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट टेकन पार्ट इन द पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बोला था कि गवर्नर कैसा होना चाहिए भाई? ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि आउटसाइड ऑफ द स्टेट हो, है ना, पॉलिटिकल लिंक ज़्यादा नहीं हो उसका, है ना, और रिसेंट इलेक्शन में उसने पार्टिसिपेट ना किया हो। ऐसा किसने बोला था कि ऐसे आदमी को हमको गवर्नर बनाना है
हैं, ऐसे आदमी को गवर्नर बनाना है, ऐसे किसने बोला था? सरकारिया कमीशन ने बोला था। सरकारिया कमीशन जो था वो सेंटर स्टेट रिलेशन को देखते हुए बना गया था, है ना। जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था वो रिकमेंड करता है जो रिफॉर्म्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसको यहाँ पे बताता है। जो राजमन्नार कमेटी थी भाई, है ना, ये स्टेट मिनिस्ट्री की बात करता है ना। जो स्टेट मिनिस्ट्री इट होल्ड द प्लेजर और इट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। स्टेट मिनिस्ट्री होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर, ऐसा कौन बोलता है? राजमन्नार कमेटी का रिकमेंडेशन बोलता है। एंड नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिकमेंड करता है कि प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, है ना। ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट होगा वही गवर्नर को अपॉइंट करेगा ना। एंड प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट तो करे, ये ठीक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करने के बाद। ये हमारे पास क्वेश्चन था भाई, ठीक है। यहाँ पूछा था कि भाई कौन से कमेटी ने बोला था कि गवर्नर जो होना चाहिए आउटसाइड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, है ना, और ये विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक होना चाहिए, रिसेंट पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेना चाहिए। ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था सरकारिया कमीशन ने, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर था, है ना। जो कि बाकी सब सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर थे यार, लेकिन है ना इसने बोला था कि आउटसाइडर होना चाहिए। सारे के सारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है द सेल टैक्स यू पे वाइल परचेसिंग अ टूथपेस्ट इज। तो सेल टैक्स के बारे में पूछा गया 2014 के अंदर। सेल टैक्स जो हम देते हैं टूथपेस्ट को परचेस करते समय, है ना, वो क्या है भाई? वो सेल टैक्स जो है वो कौन इम्पोज करता है? इट इज़ अ टैक्स इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसको इम्पोज भी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। एंड इसको कलेक्ट भी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब 2014 में क्वेश्चन आया था। अब जो जीएसटी 2017 में आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, 16 में आने के बाद ये जो सेल टैक्स है वो किसके अंदर आता है? सेल टैक्स कम्स अंडर जीएसटी। तो ये क्वेश्चन हो गए भाई हमारे पास गवर्नर से एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। दो क्वेश्चन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आया 2015 के अंदर यार। Consider the following statement: the Legislative Council of a state in India can be larger in size than the half of the Legislative Assembly of a particular state. क्या ये सही है भाई? हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से बड़ा हो सकता है क्या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो? ना भाई, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज आर्टिकल 171 जो है, आर्टिकल 171 जो है वो बोलता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, एंड नॉट द साइज हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बोल रहा है वो गलत है भाई। 1/3 से भी कम होना चाहिए, है ना। और 40 से तो कम नहीं होना चाहिए भाई, 40 से कम नहीं होना चाहिए। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। क्या गवर्नर इसको अपॉइंट करता है या फिर नॉमिनेट करता है? नो, जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, एंड जो चेयरमैन है उसको भी इलेक्ट किया जाता है अमॉन्ग दैट मेंबर। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट नॉमिनेटेड, इट इज़ इलेक्टेड। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है यार, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कोई सा भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन 132 है। क्वेश्चन आया 2018 के अंदर। The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the Assembly. अगर वो मेंबर से हट जाता है कोई भी स्पीकर, तो उसको अपना ऑफिस मतलब अपना लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पोस्ट है उसको छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा यार। ओके, अगर वो रिजिग्नेशन देता है तो भी छोड़ना पड़ेगा। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or her office immediately. ये गलत है भाई। जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है इमीडिएटली जो स्पीकर है उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 179 में क्या बोला गया है? Whenever the assembly is dissolved, the speaker shall not vacate his or office until immediately before the first meeting of the assembly, जो बाद में बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब समझना भाई कि सपोज करो एक लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गया, तो दूसरे लेजिस्लेटिव असेंबली के बनने तक वो हमारे पास फर्स्ट सिटिंग ऑफ द सेकेंड लेजिस्लेटिव असेंबली बनने तक जो स्पीकर होगा वो वहीं रहेगा।
ओके, सो करेक्ट हमसे यहाँ भी पूछा गया तो करेक्ट हो जाएगा ए, ओनली वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखे भाई सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, गवर्नर से और स्टेट लेजिस्लेचर से।